नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में भी बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सुनवाई कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, ये सरकार के पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन कितने लड़के, आम लोग, आम नागरिक घायल हुए हैं, उनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। अगर रिकॉर्ड होता तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखते। सरकार की भूमिका जो है वो साफ साफ दिख रही है कि वो नागरिकों के साथ नहीं है। सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के नागरिकों के लिए के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये 250 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, अच्छा डेटा है, लेकिन कितने नागरिक घायल हुए इनका डेटा उनके पास नहीं है। जबकि देश भर में, क्या दिल्ली, क्या पटना, क्या सिवान, क्या असम, क्या बंगाल, पूरे देश में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया। पैलेट गन तक चलाए, आंख तक चली गई प्रदर्शनकारी की। कील लगी लाठियां थी पुलिस के पास। जितने वीडियोज है आप देखिए तो ज्यादातर वीडियोज में पुलिस बेतरह प्रदर्शनकारियों को मार रही। कई ऐसे वीडियोज है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, इतना भयावह है। पटना का वीडियो है, ढेर सारे बच्चे जो है भाग करके वो एक जगह है जहाँ लैट्रिन ढेर सारे बनी हुई है, वॉशरूम है, जहाँ छुप गए। पुलिस ने एक एक करके निकाला और इस तरह से मारा जिससे लगा कि जानवर को मारा। जानवर को भी इस तरह से मारने की इजाजत नहीं। अगर मारेंगे और वीडियो बन जाएगा तो आपको जेल हो जाएगी। सिवान में तो आपको पता है कि पुलिस ने जो है AK-47 राइफल से प्रदर्शनकारियों पे हमला किया। 3 प्रदर्शनकारी घायल हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। और ये घटनाएं पूरे देश में घटी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो कि पुलिस ने इस तरीके का बल प्रयोग क्यों किया। अब ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है अपने आप में एक रहस्य है। पिछले 12 सालों में किस मामले की जांच स्वतंत्र तरीके से हुई, किस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हुई, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। इस पे PhD कर सकते हैं बच्चे। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कौन सी घटना है जिसकी निष्पक्ष जांच हुई? पुलवामा की घटना की निष्पक्ष जांच हुई? पेपर चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच हुई? कह रहे हैं कि हम ऐसा कठोर कानून लाएंगे। देखिए, संसद में बहस चल रही थी, कल मैं सुन रहा। बांसुरी स्वराज जो है वो बता रही थी यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने कॉलेज खोले, कितने क्या क्या खोल दिए। अरे पेपर लीक कैसे हुआ और पेपर लीक कैसे रुकेगा, इस पर बात की। 10 साल की सजा कर देने से पेपर लीक रुक जाएगा? तो हत्या के आरोप में तो जो है सजा है वो फांसी की भी सजा है। तो क्या हत्यारे नहीं हत्या कर रहे हैं? खुलेआम हत्याएं हो। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम जो है, अब जब आंदोलन खत्म हुआ तो उसके बाद अलग अलग हिंदू संगठनों के गुंडे सड़क पर घूम घूम करके जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन लोगों को पीट रहे हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही। ये क्या है? जाहिर है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार नहीं चाहती है कि प्रोटेस्ट उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो। और प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से गए संसद और संसद के बाहर उनका जो स्वागत किया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, आप देखिए, आपने वीडियो देखा होगा। ऐसे लगा जो है
कोई बहुत बड़ा काम करके लौटे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इतने ही योग्य थे तो उनका इस्तीफा क्यों लिया प्रधानमंत्री ने? तमाम सांसदों को विरोध में खड़ा होना चाहिए था। अशोक प्रधान के क्षमा करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। लेकिन इससे भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का, नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं। वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो बेहद योग्य आदमी थे। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विपक्ष के साथ मिल करके जो पूरे देश को एक तरह से कहिए बंधक बना लिया था, इसलिए हमको करना पड़ा, हम मजबूर थे, ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो ये प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, वो नहीं होना था, उसको उकसाया गया, गुमराह किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया उसमें उन्होंने लिखा था कि छात्रों को गुमराह किया गया, देश को गुमराह किया गया। क्या जो पेपर लीक हुआ वो भी गुमराह किए लोगों ने किया? और सबको पता है कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, हमने भी कई बार बात की। 2024 में जो पेपर लीक हुआ, 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, एफआईआर दायर किया गया, सब बेल पर छूट गए, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बल्कि जो मास्टरमाइंड कहा गया संजीव मुखिया, उसके खिलाफ भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। तो जब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा अपराध करने वालों के खिलाफ, तो फिर कठोर कानून बनाने का मतलब क्या है? और देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, आम लोग, अपने बच्चों को लोगों ने भेजा, जाने दिया, कई पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ गए, तो जाहिर है कि जो अपराध है वो सर से ऊपर हो गया है। हर तरफ अपराध, हर तरफ बेईमानी, सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे लोग जो चाहे करें, वो चाहे किसी को मार दे, किसी को जेल में बंद कर दे, किसी को गालियां दे, सब उनके राइट में। न्याय कहां मांगे आम आदमी? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब ड्रोन से कैमरे लिए गए, सीसीटीवी फुटेज है, या जो भी डिजिटल सबूत हैं, उसे सुरक्षित रखा जाए। कौन रखेगा सुरक्षित? कितने वीडियोज हैं? अभी देखिएगा, आएगा तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे सुनवाई हम करेंगे, फिर डेट भी दिया अगली सुनवाई की, और अगली सुनवाई जो है 3 अगस्त को होने वाली है। 3 अगस्त को, हम 4 अगस्त को बात करेंगे उस पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये रजिस्टर तो किया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। आरोप है कि पैलेट गन और रबर बुलेट से कई छात्र घायल हुए, एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई, भीड़ हटाने के लिए इलेक्ट्रिक बैटन और कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया, एक पत्रकार के साथ भी मारपीट हुई जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सीजीआई कह रहे हैं। और इसके बाद ये भी कहा कि जो सरकारें हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल की सरकारों को नोटिस भेजा गया है। और देखिए, सीनियर जो एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायणन, उन्होंने कहा कि कई पुलिस और सीएपीएफ अधिकारियों ने अपना काम अच्छी तरह किया। कितनी जवाबदेह, या कहिए कि जो है कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन। लेकिन तुषार मेहता ने क्या कहा? इस देखिए, पहले तुषार मेहता ने क्या कहा वो बाद में सुनिएगा, पहले गोपाल शंकर नारायणन ने कहा वो सुनिए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि कई पुलिस और सीएपीएफ अधिकारियों ने अपना काम अच्छी तरीके से किया, यानी पुलिस की तारीफ की। हमारा मकसद पुलिस फोर्स पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि सिर्फ दोषियों की जिम्मेदारी तय करना है। जिन पुलिस वालों ने गुंडाई की, उनको दोषी, उनकी जिम्मेदारी तय करना है। तुषार मेहता क्या कर रहा है? 250 पुलिस वाले घायल हो गए। अरे 5000 से ज्यादा पुलिस वाले लगा दिए आपका अकेले दिल्ली में। और क्या जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें कहीं हंगामा हो रहा था? पुलिस के पास लाठियां थी, पुलिस के पास बंदूक थी, पुलिस के पास पायलट गन थे, पुलिस के पास सेफ्टी के हेलमेट और क्या क्या पहने हुए थे पुलिस के लोग। आम आदमी के पास क्या था? आम लड़कों के पास क्या था?
क्या वो बंदूक लेके गए थे? क्या वो लाठी लेकर के गए थे? क्या उनके पास बचाव का कोई रास्ता था? वो सारे निहत्थे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर चर्चा नहीं हुई है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं, मैंने जितना पढ़ा उसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा, जिस पर लगातार राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि बिना वर्दी वाले पुलिस वहां कौन डिप्लॉय किया था? वो कौन थे जिनके वर्दी पे बैच नहीं था? ढेर सारे पुलिस वालों के बारे में कहा जाए कि जो पुलिस के साथ खड़े थे डंडे लेकर के, पुलिस बन करके, बेसिकली वो पुलिस वाले नहीं थे। कौन थे वो? ये जिम्मेवारी है सरकार की। 2 दिन जो है संसद नहीं चली, इसलिए कि पहले कहा विपक्ष ने कि इस पर बात कीजिए, इस पर बहस कीजिए, अमित शाह आकर के जवाब दें। अमित शाह को पत्र लिखा गया राहुल गांधी की तरफ से। बिना वर्दी वाले कौन थे? पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था? पुलिस बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था? अमित शाह गायब है। अमित शाह का कोई बयान नहीं देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम को संबोधित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा नहीं हुई। मैं और पढ़ रहा था, उसमें नियम कानून जो बना हुआ है पुलिस मैनुअल के हिसाब से, तो उसमें है कि फील्ड ड्यूटी पर तैनात हर पुलिसकर्मी को पूरे यूनिफॉर्म में होना होगा। इसमें उनके नाम और रैंक वाला बैज भी शामिल होता है। दंगे या प्रदर्शन नियंत्रित करते समय या लाठीचार्ज करते समय बैज निकाल देने का कोई नियम नहीं। एक अधिकारी रैपिड एक्शन फोर्स की बता रही थी कि वो नाम कहीं गिर न जाए, इसलिए निकाल लिया। जब नियम ही नहीं तो क्यों निकाल लिया? जाहिर है कि वो जो बहानेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा देखिए कि इसमें है कि भारतीय नागरिक संहिता यानी बीएनएसएस, जो इन्होंने ही कानून बनाया, कहा कि अंग्रेजों के कानून बनाए हुए पुराने हैं, देश बदल गया, कानून नहीं बदला, हम सब मजबूत कानून लेकर के आ रहे हैं। यही अमित शाह 2024 में तो लेके आए थे। उसी में लिखा है इन्होंने कि धारा 43 के मुताबिक केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार या छू सकती है। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और एडवोकेट विनय श्रीनिवास के मुताबिक महिला प्रदर्शनकारियों से सिर्फ महिला पुलिस या सुरक्षा बल ही निपट सकते हैं। जब कानून ही कह रहा है धारा 43, तो कोई भी कहेगा। और इसमें कि अगर कोई व्यक्ति महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके साथ मारपीट करता है, और बीएनएस की धारा 74 के तहत यह अपराध है, इसके लिए 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है, लेकिन तब न सजा होगी जब आप उसको चिन्हित करेंगे, उस पर मुकदमा दायर करेंगे। क्या सरकार ये करना चाहती है? स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष जांच जो होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, वो क्या जांच करेगी पता है? उसके अलावा देखिए इसमें और है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में फैसला सुनाया कि पुलिसकर्मी बिना नेम टैग के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर है कि पुलिस की वर्दी से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर 51 में साफ तौर पर लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर, प्रदर्शन, गार्ड ड्यूटी, परेड या अन्य मौके पर तैनात अधिकारियों को और कर्मियों को तय वर्दी पहनना अनिवार्य है। तो फिर जो बिना वर्दी के प्रदर्शन चल रहा था, फिर बिना वर्दी के वो क्यों थे, कौन थे? इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी अभी बहस नहीं हुई है। संसद में बहस होगी इस पर तो संदेह। उसके अलावा देखिए इसमें है कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक सिविल ड्रेस यानी सादे कपड़ों में तैनात पुलिस सिर्फ इंटेलिजेंस जुटाती है, केवल सूचनाएं जुटाना उसका काम। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में सपोर्ट करती है। भीड़ को हटाने, तितर बितर या लाठीचार्ज करने का आदेश और उसे लागू केवल पुलिस वर्दीधारी पुलिस बल ही कर सकते हैं। बाकायदा नियम है। जाहिर है ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो अमित शाह की पुलिस है, अमित शाह जी हैं, उन्होंने तमाम मैनुअल्स का, तमाम जो कायदे कानून है उसका उल्लंघन किया, खुलेआम उल्लंघन। ये भी है कि बीएनएसएस की धारा 148 के मुताबिक भीड़ हटाने या लाठीचार्ज करने का आदेश सिर्फ इलाके के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी या उसके ऊपर का अधिकारी दे सकता है। और अगर सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं या रास्ता रोकते हैं, तो पीड़ित उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 115 एक 117 118 126 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सब नागरिकों के अधिकार है।
फिर ये भी है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 34 से 44 तक हर नागरिक को अपनी जान बचाने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार देती है। पुलिस अगर मार रही है तो हम मार खाते रहे, ये कह रही है नहीं, अपनी जान बचाने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार देती है नागरिकों को। अगर सादे कपड़ों में कोई अनजान व्यक्ति किसी पर हमला कर दे तो वह आत्मरक्षा में पलटवार कर सकता है। तो इतना जो मैंने पढ़ा, आपको भी बहुत लोगों को जानकारी होगी। क्या आपको लग रहा है कि कहीं भी प्रदर्शन के दौरान उस कायदे कानून का जो सरकार के लिए है, सरकार का बनाया, वो अमित शाह जी का बनाया, उसका पालन हुआ? वो जो बिना वर्दी वाले थे वो कौन थे? ये यक्ष प्रश्न जो है अभी भी है। अमित शाह क्या इस पर जवाब देंगे? और वो बिना वर्दी के थे तो क्यों थे? अमित शाह को इस पर जवाब देना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को यहाँ ध्यान देना चाहिए। और जिस ब्रूटल तरीके से पुलिस वालों ने मारा है आम लड़कों को, जो पटना में तो कितनी सी घटनाएं हुई, जो आम दर्शक थे, जो आम दर्शक मतलब जानते हैं कि हमारे देश में लोग तमाशा भी देखते लगते हैं, क्या हुआ? प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, वो गुजर रहे थे, कोई अपनी माँ के लिए दवा लाने जा रहा था, कोई कुछ और काम से गया था, उसको भी दौड़ा करके पुलिस ने पकड़ लिया और मार पिटाई की उसके साथ, उसको बंद कर दिया गया। और जब परसों की बात है, परसों तक पुलिस ने क्या नहीं किया वहां बिहार में। जब हंगामा हुआ और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर रात के 12 बजे तक उन लोगों को छोड़ा नहीं गया जो प्रदर्शन में शामिल थे तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे बिहार में। नेहा बोरा ने कहा कि जो जंतर मंतर पे हुआ वो बिहार में दोहराया जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा कि ये जो बिहार में जो चल रहा है वो हमारे साथ जो कमिटमेंट किया गया था, जो वादा किया गया था, उसका उल्लंघन है। और उसके बाद एक सर्कुलर जारी किया गया पुलिस की तरफ से, आईएएस ऑफिसर की तरफ से, जो होम सेक्रेटरी है उनकी तरफ से। ये क्या है? ये साफ साफ है कि सरकार गुंडाई करने का एक अवसर नहीं छोड़ रही। वो जानती है कि हमारी गुंडाई पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं, न संसद में हम पर कोई कार्रवाई होगी, न सुप्रीम कोर्ट से हमको कोई सजा मिलेगी। तो ये जो निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच है वो अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में है, चूंकि पिछले 12-13 सालों से आम लोग ये जानने को तरस गए हैं कि सही सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। वो चाहे पुलवामा का कांड हो, चाहे पहलगाम का कांड हो, चाहे किसी आदमी के मारे जाने का कांड हो, चाहे कोई रेप हो, लड़कियों को कैसी कैसी गालियां दी जा रही, लड़कियों को क्या क्या कहा जा रहा। तो ये जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सरकार पूरी तरह से अपने ही बनाए कानून को बड़ी आसानी से तोड़ देती है। और ये जो कानून बनाने का जो ढोंग पाल रही है सरकार, कानून बनाने से अपराध नहीं रुकते। अपराध रोकने के लिए जरूरी है कि सरकार की मंशा, जो अपराध रोकने का जिन पे जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभाएं, चाहे सरकार हो, चाहे अदालतें हो, चाहे न्याय व्यवस्था के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग। जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जब तक सही अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा और जब तक उस अपराधी को सजा दिलाने की मंशा सरकार में नहीं होगी, सारे कानून बेकार है। ये जो गुंडे सड़क पे घूम रहे हैं झंडा लेकर के जय श्री राम करते हुए, किस कानून के तहत घूम रहे हैं? कौन कानून कहता है कि आप जो है गुंडा बन के घूमिए धर्म के नाम पर? लेकिन ये सारी बातें जो है वो हवा में, हम लोग जो बकवाद कर रहे हैं वो हवा में उड़ जा रही है। न सरकार को कोई फर्क पड़ता है, न जिम्मेदार संस्थान को, क्योंकि सब एक थैली में जिसे लगता है सिमट गए हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।